तो हम शुरू करते हैं फंक्शंस के साथ जो हम यूज़ करेंगे साइलैब के कोड्स लिखने के लिए। तो पहला फंक्शन हमारा यहाँ पर है लिनस्पेस। लिनस्पेस का इस्तेमाल हम करते हैं मैट्रिसेस बनाने के लिए। तो अगर एक एग्जांपल के लिए मैं लिनस्पेस ले लूँ, लिनस्पेस, अब किसी भी फंक्शन में जब हम कोई आर्गुमेंट लिखते हैं तो वो हमेशा सी ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। अब लिनस्पेस के लिए हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बेसिकली लिनस्पेस क्या करता है, 2 नंबर्स लेता है और उनके बीच में हमें नंबर्स जनरेट करके देता है एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। एक एग्जांपल के तौर पे लिनस्पेस 1 10 10। अगर मैं इसका आउटपुट देखूं जो कि यहाँ पर दिखाई देगा, आउटपुट देखने के लिए हम ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो सेव कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लिनस्पेस ने क्या करा, पहला जो ये नंबर है ये हमें बताता है कि हमारा एरे कहाँ से शुरू होएगा, दूसरा नंबर हमें बताता है हमारा एरे कहाँ पर ख़त्म होएगा, और तीसरा नंबर हमें बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। जैसे अगर मैं इसको अभी 20 कर दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 नंबर्स जनरेट हो गए। तो लिनस्पेस बेसिकली क्या काम करेगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें इतने नंबर्स जनरेट करके देगा। तो अगर इसको मैं वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ए है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, बी है हमारा एंडिंग पॉइंट, एन है हमें कितने नंबर्स चाहिए। जो ए से हमारा एरे स्टार्ट होएगा और बी पे हमारा एरे जाके ख़त्म होएगा। तो अगर मैं लिखूँ लिनस्पेस 1 यानी 1 से स्टार्ट होएगा, 5 पे ख़त्म होएगा और टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 5 होंगे। तो हमारे पास आता है 1 से स्टार्ट हुआ, 5 पे ख़त्म हुआ, टोटल 1 2 3 4 5 5 नंबर्स। इसके बाद जो हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है वंस। अब वंस फंक्शन मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए यूज़ होता है जिसकी सारी एंट्रीज 1 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए ये ले लूँ, वंस 3,3 और इसे डिस्प्ले करवाऊँ तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ रही है जिसकी सारी एंट्रीज 1 होंगी। अब मैं एक और फंक्शन की बात अभी कर लेता हूँ जिसका नाम है CLC। CLC मतलब क्लियर कंसोल। अगर मैं यहाँ CLC लिखूँ और एंटर करूँ तो ये खाली हो जाएगा। इसको हम क्लियर कंसोल या CLC कहते हैं। CLC को हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, इससे हर बार एग्जीक्यूट करने पर ये हमारा कंसोल खाली कर देगा। ये आ गया, अब अगली बार एग्जीक्यूट करूँगा तो फिर से खाली कर देगा। ठीक है। अगर हमें कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करनी हो तो हम डिस्प फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और सिंस ये फंक्शन है तो जो हमें डिस्प्ले करना हो वो हम ब्रैकेट्स में इसके अंदर लिख देते हैं। वंस फंक्शन हो गया। तो वंस फंक्शन की जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है ये, इसमें हम रो और कॉलम स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मैंने 3 और 3 लिखा तो 3x3 का मैट्रिक्स जनरेट हो गया। अगर मैं यहाँ पर 2,3 लिखूँ तो 2 रोज और 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स जनरेट होएगा। ये देखिए 2 रोज 3 कॉलम्स। अब मैंने CLC हटा दिया है तो ये आगे से आगे जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं इसके आगे फिर से CLC लिख दूँ तो उड़ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला फंक्शन जो बिल्कुल वंस की तरह है वो है ज़ीरोज़। ध्यान रखिएगा ZEROS, OES नहीं होता। ज़ीरोज़ फंक्शन भी मैट्रिक्स जनरेट करता है। ये रो है, ये कॉलम है, पर इसकी सारी एंट्रीज 0 होंगी जैसा कि आप देख सकते हैं। बेसिकली दोनों फंक्शन सेम है, एक में सारी एंट्रीज 1 हो जाती हैं, एक में सारी एंट्रीज 0 हो जाती हैं। ज़ीरोज़ का फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं मैट्रिसेस डिफ़ाइन करने के लिए, क्योंकि अगर हम साइलैब में
एक मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहें तो शुरू में हम उसकी सारी एंट्रीज को ज़ीरो रखते हैं, तो वो हम ज़ीरोज़ फंक्शन से अचीव कर सकते हैं। इसके बाद ये तो हमारे बेसिक फंक्शंस हैं। ध्यान में रखने वाली बात, फंक्शन के आगे कोई भी आर्गुमेंट हमेशा सी ब्रैकेट्स में आएगा, पर अगर मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करना चाहूँ बिना इन फंक्शंस का इस्तेमाल किए, तो वो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर सकता हूँ, जैसे 1, 2। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूँ तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आया। कौन सा? ये एक रो मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इसके नीचे कॉलम लगाना चाहूँ तो मैं एक सेमी कॉलन का यूज़ करके अपनी अगली लाइन लिख सकता हूँ, जैसे कि 3, 4। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे 1, 2, 3, 4 दे देगा। एक और लाइन लिखना चाहूँ तो मैं सेमी कॉलन का यूज़ करके अगली रो लिख सकता हूँ, जैसे 5, 6। इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब इसे हम एक रो लिख सकते हैं, अगली रो में जाने के लिए एक सेमी कॉलन और एंट्री सेपरेट करने के लिए कॉमास। ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है। जब भी हम कोई वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं मैट्रिसेस के लिए, वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। तो ये तो थे हमारे बेसिक फंक्शंस। अब हम कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि स्पेक और डायग। अब इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास पहले ही एक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसे स्क्वायर बनाने के लिए 7, 8, 9। अब स्पेक फंक्शन क्या करता है? स्पेक फंक्शन हमारे मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करता है। अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू स्पेक ऑफ ए, और नीचे मैं u को डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। अब अगर मैं इसी स्पेक फंक्शन को एक दूसरे ढंग से लिख दूँ, मतलब कि u लिखने के बजाय मैं कुछ ऐसा लिखूँ, और अब एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अगर मैं अब साथ में v को भी डिस्प्ले करवाऊँ, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 2 सेट्स ऑफ चीज़ें आ रही हैं। u को डिस्प्ले करवाने से कुछ ऐसा आता है, v को डिस्प्ले करवाने से कुछ ऐसा आता है। और मैं एक पहले की तरह जैसे मैंने लिखा था उसे मैं g लिख के स्पेक a लिख देता हूँ, और g को भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल पे वैल्यूज़ हैं वो यही वैल्यूज़ हैं जो सिर्फ g लिखने से आ रही थी। इसका मतलब v एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं। तो फिर u क्या है? u इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स हैं। इसका मतलब अगर आप स्पेक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक इनपुट आर्ग्यूमेंट लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ g ले रखा है, तो आपके आउटपुट में सिर्फ आइगन वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी। पर अगर आप स्पेक फंक्शन लेते हैं और इनपुट में 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, जो कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी हैं, ध्यान रखिएगा इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना होता है, तो जो पहला वेरिएबल है उसमें आइगन वेक्टर स्टोर होते हैं और दूसरे वेरिएबल में आइगन वैल्यू स्टोर होती हैं। लेकिन कैसे? एक मैट्रिक्स के डायगोनल्स पर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पेक फंक्शन का काम। अब इसके बाद हम डायग फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो उसके लिए अब g इज इक्वल टू स्पेक ए को मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो v एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो ज़ीरो है, काम की वैल्यू सिर्फ डायगोनल पर है। तो मैं
डायग वी फंक्शन यूज करके देखता हूं क्या होता है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब डायग वी फंक्शन यूज करने से हमारा आंसर पहले जैसा ही आ रहा है, पर आंसर तो से चेंज होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों? डायग फंक्शन क्या करता है, एक मैट्रिक्स के डायगोनल पे जो भी वैल्यूज होती हैं उसको एक कॉलम में ला कर रख देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डायग ऑफ ए करके देखूं तो हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, ए मैट्रिक्स के डायगोनल पे है 1, 5 और 9। जब मैंने डायग ए करा तो मेरे पास 1, 5 और 9 आ गए। इसका मतलब अगर मैं कभी भी स्पेक फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएं, तो मैं हमेशा डायग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशन के फंक्शंस। इसके बाद जो हमारा फंक्शंस हैं वो हम प्लॉटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो प्लॉटिंग के लिए मेरे को पहले कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले लेने चाहिए। तो मैं 1 मिनट में आर्ग्यूमेंट्स ले लेता हूँ। 1 2 3 4। हम साइन फंक्शन प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, प्लॉट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जनरली हम प्लॉट करने के लिए प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सिंस ये फंक्शन है तो इसके आर्ग्यूमेंट्स सी ब्रैकेट्स में आएंगे, सी ब्रैकेट्स में। पहला आर्ग्यूमेंट होएगा एक्स एक्सिस। अब मेरे केस में मेरा एक्स ए है। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वाई एक्सिस। मेरे केस में मेरा दूसरा वाई एक्सिस डी है, जो कि साइन ऑफ ए है। अब अगर मैं इसको प्लॉट कर कर देखूं, एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने इसे प्लॉट करा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये फंक्शन प्लॉट हो गया है। ये आपको उतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ही डिस्क्रीट पॉइंट्स लिए हुए हैं, पर ये प्लॉट हो गया है। अब इस ग्राफ में कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि इसका एक्स एक्सिस लेबल्ड नहीं है, ना कि वाई एक्सिस लेबल्ड है। उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं एक्स लेबल। एक्स लेबल एक्स एक्सिस को लेबल करता है। अब लेबल करने के लिए हम एक सेंटेंस यानी एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। साइड लैब में कोई भी स्ट्रिंग हमेशा कॉमास में लिखी जाती है। तो अगर मैं एक्स लेबल में लिख दूं वैल्यूज और इसे एग्जीक्यूट करूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे वैल्यूज लिखा हुआ आ गया है। वैसे ही अगर मैं वाई लेबल यानी वाई एक्सिस पर, अब वाई एक्सिस पर साइन है तो मैं साइन लिख देता हूं, साइन ऑफ ए, और इसे भी मैं एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास वाई एक्सिस पर साइन ऑफ ए आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं साइन ए के साथ कॉस ए भी प्लॉट करना चाहता हूं, तो मुझे एक दूसरा वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं उसे ई कह देता हूं, जो कि है कॉस ऑफ ए। अब प्लॉट फंक्शन में अगर दो अलग अलग वाइज को सेम एक्स के साथ प्लॉट करना है, जैसे मेरे केस में मैं साइन ए और कॉस ए को प्लॉट करना चाहता हूं, लेकिन ए की वैल्यू सेम है। अगर आपको ये दिखने में दिक्कत हो रही है, मैं इसे एक्स लिख लेता हूं, इसको मैं वाई लिख लेता हूं, वाई 1, और इसको मैं वाई 2 लिख लेता हूं। इसके लिए मुझे यहाँ भी एक्स करना पड़ेगा और यहाँ भी एक्स करना पड़ेगा। अब मैं x के साथ y2 को भी प्लॉट करना चाहता हूं, तो मैं इसी फंक्शन में कॉमा लगाकर फिर से x लिख सकता हूं और उसके आगे y2 लिख दूंगा। तो ये दोनों को एक साथ प्लॉट कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें साइन x और कॉस x दोनों प्लॉट हो चुके हैं। लेकिन अब इसमें किसी देखने वाले को कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइन x है
और कौन सा cos x है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेजेंड फंक्शन का, LEGEND। लेजेंड फंक्शन में हम दो स्ट्रिंग्स को डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैं पहली स्ट्रिंग को नाम दे देता हूँ साइन, दूसरी स्ट्रिंग को नाम दे देता हूँ कॉस। अगर मैं कोड को एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली स्ट्रिंग है वो नाम देगी मेरे पहले प्लॉट फंक्शन को x,y1, और दूसरी स्ट्रिंग नाम देगी मेरे दूसरे प्लॉट फंक्शन को x,y2। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो मेरे पास साइन और कॉस आ गया है कलर के साथ, कि ब्लू लाइन साइन है और ग्रीन लाइन कॉस है। तो ये हम कर सकते हैं अपने लेजेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। आप यहाँ साइन और कॉस की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, वो वहाँ अपीयर हो जाएगा।